आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग CGL सेट प्रैक्टिस 2 की ओर बढ़ेंगे। आप PDF से सारा सवाल बना लिए होंगे। जिनको PDF नहीं मिला है वो मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ विद श्रवण कुमार को ज्वाइन कर लीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैथ्स विद श्रवण कुमार। ये आपका टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको ज्वाइन करें। इसी पे आपको सेट का PDF भी मिलेगा, इसी पे आपको क्लास का होमवर्क भी मिलेगा। तो आप जो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन किए हैं उनको मेरा PDF CGL सेट 2 का मिल गया होगा और आप उसको बना लिए होंगे। आज हम लोग इसका सॉल्व करने वाले हैं और नेक्स्ट PDF आपको कल शाम 6 बजे मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन फिर आपको उसी समय रिमाइंड कर दिया जाएगा। तो चलिए, आज जो हम लोग सेट करने वाले हैं CGL सेट प्रैक्टिस 2, ये 3 मार्च को एग्जाम हुआ था, 3 मार्च 2020, और टाइमिंग था इसका 1 PM से 2 PM और शिफ्ट था सेकंड शिफ्ट था। तो चलिए हम करते हैं इसको सोल्व। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, इसमें टाइपिंग में मेरा टाइपिस्ट जो हैं 1-2 सवाल को टाइप करने में मिस्टेक कर दिए हैं, पर कोई बात नहीं। आपको जहाँ जहाँ टाइपिंग एरर किया गया है मैं उसको सही कर दूंगा और आप सही कर लेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD परपेंडिकुलर टू BC, जहां बिंदु D BC पर स्थित है। यदि AD बराबर 4√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है। 4√3 आपका AD का लंबाई दिया है। देखिए, बेहद आसान सवाल है। ये त्रिभुज ABC और इस पे AD लंब है BC पर, जहां D BC पर स्थित है। AD 4√3 है तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है उसका फॉर्मूला √3/2 इंटू भुजा होता है और इतना बराबर दिया है 4√3। √3 से √3 खत्म, A बराबर 8। और जैसा कि आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज का भुजा मालूम है तो परिमाप निकालना कोई बड़ी बात नहीं। परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का 3A, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8 या 24 सेंटीमीटर। और ये आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन हो गया। चलिए सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए, लिखा है समान धारिता क्षमता की 2 बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33.1/3% तक भरी है। तो सबसे पहले तो 35% का फ्रैक्शन होता है। देखिए 7/20, क्योंकि 35% बराबर 35/100, 7×5 35, 20/100। 33.1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। और ध्यान दीजिए कितना आसानी से बन जाएगा। कह रहा दोनों समान धारता है। सुबह 6 बजे रेशियो में पढ़ा है, समान अगर आयतन रहेगा तो क्या करना है। देखिए दोनों बोतल समान है, मतलब 1:1 है। और एक में आपका संतरा का रस भरा हुआ है,
दोनों बर्तन में सेब और दोनों बर्तन में संतरा का रस भरा हुआ है, और जब वे सेब के रस से पूरी भर दी जाती है फिर दोनों बोतल के सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मतलब दो गो समान बोतल है, इसमें आपका संतरा का रस भरा हुआ है, फिर उसको सेब के रस से पूरा फुल कर दिया जाता है और उसको एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है। तीसरे बर्तन में आपसे पूछा सेब के रस का परसेंटेज क्या है। देखिए, आप इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। चलिए एक आसान सा तरीका उठाते हैं। अगर 7/20 आपका संतरा भरा हुआ है, यानी 20 में 7 संतरा है तो 13 सेब हो गया। 1/3 संतरा भरा हुआ है, यानी 3 में 1 संतरा भरा हुआ है तो सेब 2 हो गया। चूँकि दोनों बर्तन समान आयतन का है इसलिए जोड़ के समान हो गए। यहाँ 20 है, यहाँ 3 है, तो सेम करने के लिए ऊपर 3 से गुना, नीचे 20 से गुना, ऊपर 3 से और नीचे 20 से। देखिए दोनों बर्तन समान आयतन का हो गया, तो संतरा हो गया 41 और सेब हो गया 33 39, 20 दूना 40, 39 और 40 79। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए मिश्रण में सेब के रस का परसेंटेज क्या है। तो सेब हो गया 79, टोटल हो गया आपका 120, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। यहाँ से यहाँ खत्म, ये 6 दूना 12, ये हो गया 9 पचे 45, यहाँ 7 पचे 35, 35 और 4 39/6, तो हो गया 6 छक 36, 6 पचे 30, 65.5/6% आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट। अगला सवाल है, देखिए a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब और प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8a³ का मान ज्ञात करें। देखिए इसका ऑप्शन आपका यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको पहले आप सुधार लीजिए। आपका ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसको आप सुधार लेंगे। देखिए इसका ऑप्शन है इस प्रकार, 6a इंटू a माइनस बी प्लस सी इंटू सी माइनस a माइनस बी। बी ऑप्शन है 3a इंटू a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी। सी ऑप्शन है 6a इंटू a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी। और लास्ट ऑप्शन है 3a इंटू a माइनस बी प्लस सी इंटू सी माइनस a माइनस बी। आप ध्यान दीजिएगा कि टाइपिस्ट ने ये सवाल को टाइप करने में ऑप्शन में मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर 3a था, यहाँ पर भी 3a था, लेकिन ये जस्ट यही ऑप्शन उतार के रख दिया, तो थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे। इसको सुधार लीजिए और अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सेकेंडों में ख़त्म हो जाएगा। आप b का मान 0, c का मान 0 मान लो, b का मान 0, c का मान 0, तो 0 0 खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया, क्या बच गया a, तो AQ हो गया। ये क्या बच गया, यहाँ भी देखिए AQ हो गया, और ये क्या है -8AQ। फाइनली आपका 8 में से
दो ए चल जाएगा, दो एक क्यू, 8 ए क्यू में से दो ए क्यू चल जाएगा, -6 ए क्यू बचेगा। अब मिला लीजिए कौन ऑप्शन होगा, तो बी सी तो 0 हो गया, सी बी तो 0 हो गया। तो ये देखिए ये आपका a गुना a, चूंकि ये हो गया 6a इंटू a, आई हो गया -a, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो -6aq यही हो गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आना चाहिए जिसमें आपका -6aq हो। तो अगर यहाँ 0 0 रखेंगे, यहाँ भी b 0 0 रखेंगे, b और c 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 3a, ये a है और ये भी a है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए बी सी 0 है, बी सी 0 है, तो यहाँ हो गया 6a इंटू a, ये 6aq आया, जबकि हमको -6aq चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए बी सी 0 हो गया, बी सी 0 हो गया, तो यहाँ देखिए यहाँ होगा 3a इंटू -a, तो यहाँ हो जाएगा -3aq, और आपको चाहिए -6aq, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं कुछ दूसरा तरीका बताओ, तो मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं, लेकिन एग्जाम के लिए सबसे अच्छा तरीका यही था। चलिए एक और तरीका हम आपको दिखाते हैं इसको बनाने का। लिखा हुआ है a प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब -8aq। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप बताओ, आपने पढ़ा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो aq प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या पढ़ा है, 3abc पढ़ा है कि नहीं। तो आप यहाँ देखिए पूरा को a मान लीजिए, पूरा को b और इसको c, यानी ये जो 8aq है इसको आप कर दीजिए, ये जो -8aq है इसको आप ऐसे कर लो प्लस -2a का होल क्यूब। तब देखिए ये हो गया aq, ये हो गया bq, ये हो गया cq, तो aq bq cq बराबर 3abc, लेकिन तब जब abc बराबर 0, तो ये पूरा को जोड़ दीजिए। अगर इससे आपको दिक्कत है तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, xq yq zq बराबर xyz3। तो अगर इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, इसको z मानेंगे, तो आप ध्यान दीजिए x प्लस y प्लस z बराबर 0 ही होगा, क्योंकि एक a और दो a में से दो a खत्म, b में से b खत्म, c में से c खत्म, तो x y z बराबर 0, तो x क्यू y क्यू z क्यू बराबर 3xyz। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x का मान a प्लस बी माइनस सी और y का मान a माइनस बी प्लस सी और z का मान -2a। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका गुना होके -6a और a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी। तो ऑप्शन तो आपको हम दिखाए ही थे कि सही ऑप्शन था आपका, सही जो ऑप्शन था आपका इसमें ये था 6a इंटू a माइनस बी प्लस सी इंटू सी माइनस a माइनस बी। ऑप्शन था 3a इंटू a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी। तीसरा ऑप्शन था 6a इंटू a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी। चौथा ऑप्शन था 3a इंटू a माइनस बी प्लस सी इंटू सी माइनस a माइनस बी। तो देखिए -6 से तो किसी में नहीं है, तो सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गया, ये तो होगा नहीं, यही दोनों में से कोई होगा। तो देखिए यहाँ आपका a माइनस बी प्लस सी है, a माइनस बी प्लस सी है, लेकिन यहाँ आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो -6 से अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर हम माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो यहाँ, अगर हम ये आपका
a माइनस बी प्लस सी यहाँ है, यहाँ हम कॉमन लेंगे अगर तो c प्लस हो जाएगा, a माइनस होगा, b माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, जस्ट उतर जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 6 है इंटू c माइनस a माइनस बी और इंटू a माइनस बी प्लस सी। तो ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए, पहला ऑप्शन। और आप अपने जो पीडीएफ आपको मिला है वहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन आपका पहला होगा। मैंने बनाने का दो तरीका बता दिया है, लेकिन सबसे अच्छा आपको 0 मान के ही बनाना था। तो चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, देखिए अगला सवाल है कि अन्नू किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निवेश करती है। यदि उस उत्पादन का मूल्य 20% बढ़ जाती है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए अगर हम मान लेंगे इसका कॉस्ट प्राइस 100, तो इसका उत्पादन वस्तु का विक्रय मूल्य जो है लागत से 25% अधिक, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 125। अब कहता है यदि वह उसका लागत को 20% बढ़ जाए, उसका लागत का 20% बढ़ जाए, यानी नया लागत 120 हो जाए और विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ जाए, तो 125 का 10% 12.5, तो 12.5 बढ़ जाएगा तो 137.5 हो जाएगा। ये नया वाला क्रय मूल्य हो गया, ये नया वाला विक्रय मूल्य हो गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो कितना लाभ हुआ देखिए 17.5 का लाभ, क्योंकि और प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 120। ये यहाँ से खत्म, ये यहाँ से खत्म, और आगे देखिए ये आपका 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 एकम 12 और बच गया यहाँ पर 5, तो 5 बढ़ गया तो 12 चौके 48, 12 पचे 60, 14 दशमलव कुछ होगा, और 14 दशमलव कुछ एक ही ऑप्शन है चौथा, 14.6%। समझ गए आप लोग। तो ऐसे ही आप सीखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। प्रैक्टिस सेट में कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट देखिए बेहद आसान हिसाब है अगला। 18 भागा 2 का 1/4 और उसके बाद है गुना 2/3 भागा 3/4 गुना 5/8 और उसके बाद है भागा 2/3 भाग 3/4 का 3/4। देखिए कितना आसानी तरीके से सोल्व हो जाएगा। का के लिए सबसे पहले का क्रिया करते हैं ऑफ का, तो ये कट जाएगा। और 18 भागा 2 है, 18 भागा 2 नहीं है 1/2 है, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 36। यहाँ देखिए अब ये 2/3 है और भागा को अगर गुना करेंगे तो 4/3 अगुना 5/8, और ये डिवाइड करना है, भागा देना है। देखिए 2/3 और पहले का क्रिया, तो 9/16 जो हो जाएगा उस 16/9 हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये आपका 4 दूना 8 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 चौका 16, 9 चौका 36। अब आपका ये कैलकुलेशन हो गया 9 पचे 45, 9 पचे 45 है, 3 ऊपर चल जाएगा, 45 गुना 3, तो 45 गुना 3 करिएगा तो 135, अब बट्टा में हो जाएगा 8। देखिए 9 पचे 45, 45 दिया 135, अब बट्टा 8। तो ये अगर भागा देते हैं तो देखिए 8 एकम 8, ये 5 बच गया, तो 8 सते 56, 8 छक 48,
तो 16.7/8 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। छठे सवाल पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, टाइम एंड वर्क का बहुत आसान सवाल है। एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए, हम तुरंत आपको एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। करा बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। तो देखिए, 25% का मतलब होता है 1/4। तो बी ए से 1/4 अधिक कुशल है, यानी ए अगर 4 है तो बी 5 है, क्योंकि 4 से 1 ज़्यादा है यानी 5। और सी बी से 28% अधिक कुशल है। 28% अधिक मतलब 5 का 28% ज़्यादा यानी 128%। तो ये परसेंट के लिए आपका खत्म हो जाएगा और 0.1 अंक के बाद। तो ए का क्षमता 4 हो गया, बी का क्षमता 5 और सी का क्षमता 6.4। अब कहता है कि अगर ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो 4 क्षमता तो 40 दिन में लेफ्ट साइड में टोटल वर्क लिख दिए। कह रहा है एक साथ वे 5 दिन तक काम करते हैं। तो तीनों मिलकर एक साथ करेगा तो 5 4 9 9 6 15.4 5 दिन तक काम किए। उसके बाद बी अकेले शेष काम कितना दिन में करेगा? तो 5 क्षमता कितना दिन? 5 5 खत्म, 8 बचे 40। यहाँ देखिए डी बराबर हो जाएगा 8 चौका 32, 15 में से 32.4 चला जाएगा। तो देखिए 32 में से 15.4 चल जाएगा तो हो जाएगा आपका 16.6 और ये दशमलव हटेगा तो 10, 5 और ये हो जाएगा 83/5 मतलब 16.3/5 दिन। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए 7वां क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का समय गलत लिखा हुआ है। एग्जाम में आया था 2.1/3 वर्ष। तो ध्यान दीजिए, इसके टाइम को आप सुधार लीजिएगा वरना आंसर नहीं आ पाएगा। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, टाइमिंग को कर लीजिए 2.1/3 साल। रेट है आपका 10%। CI है 1201.60। आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो सक्सेसिव मेथड है। देखिए 10% की दर से 2.1/3%। तो 10% की दर से पहला साल, 10% की दर से दूसरा साल और तीसरा हो जाएगा 10/3%, क्योंकि 1/3 ही साल है। तो 10 में 3 से भागा दे दिए। तो 10% की दर से 2 साल का CI 21 होता है और 21 और 10/3 का सक्सेसिव निकाल दीजिए। तो 21 प्लस 10/3 अब प्लस 21 गुना 10/3 अब बटा 100। तो देखिए यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा और ये 3 सत्ते 21 यानी ये 0.7 हो गया, ये 3.33 हो जाएगा और ये तो 21 है। तो टोटल CI हो गया
10% की दर से 2.1/3 बरस में 21 और 3 24 25 दशमलव कुछ। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 21 3.3 और यहाँ हो जाएगा 0.7, तो 3 7 3 10 3 1 4 1 5 25.03 आपका CI है। जबकि आपके क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि देखिए आपके क्वेश्चन पे लिखा हुआ है 1201.60 रुपया CI है, मूलधन क्या है, तो हम 1201.60 को सीधा सीधा 1200 मान लेते हैं और 25.04 का 25 मान लेते हैं और मूलधन के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100 और बढ़ चौके 4800। ये आपका लगभग मान आ गया और लगभग ऑप्शन पे डायरेक्ट दिया 4800 सी ऑप्शन। एक तरीका तो ये हो गया सक्सेसिव मेथड का, जिसमें 2 वर्ष और 1/3 वर्ष का 10% की दर से CI दिया है, प्रिंसिपल निकालना है। तो हम 1.6 के पीछे दिमाग नहीं खा पाएंगे। 10% की दर से पहले 2 साल का सक्सेसिव 21 हो गया और 1/3 साल, तो 1 साल में 10%, तो 1/3 साल में 10 का 1/3 करिएगा तो 10/3 आ गया। तो 21 तो 2 साल का हो गया, 10/3 सक्सेसिव लेंगे तो 21 प्लस 10/3 प्लस 21 गुना 10/3/100 यानी लगभग 25.03 आ गया। ये आपका 2.1/3% वर्ष का CI है। CI का तुलना CI से मूलधन के लिए 100 से गुना। एक तरीका इसका और है, देखिए आपका सवाल लिखा हुआ 2.1/3 पर रेट दिया है 10%, CI है 1201.06 और निकालना है प्रिंसिपल। ट्री मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए 10% है और 2.1/3 साल है यानी 2 साल से ज़्यादा है, तो आप इसको पहले 3 साल लेके चलिए। तो 10% की दर से 3 साल का CI तो 1000 हो जाएगा और 3 साल का आप निकालिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। 1/10 इसमें भी मिलेगा, 1/10 इसमें भी मिलेगा, 1/10 इसमें मिलेगा। तो 1000 का 1/10 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, तो 100 का 1/10 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी। अब इसका ब्याज इसको मिलेगा 10 और 1। ये आपका पहला साल का 10 हो गया, दूसरा साल का 110 हो गया, तीसरा साल में आपको पूरा थर्ड ईयर नहीं निकालना है, तीसरा साल में आपको 1/3 ही निकालना है। तो ये तो 121 जो है आपका, ये तीसरा साल का कंप्लीट आ गया, जबकि आपको चाहिए 1/3। तो 1/3 जो हो जाएगा वो 40.3 हो गया। तो आपका 1/3 ईयर का जो CI आया वो 40.3 आया। तो 40.3 अगर यहाँ जोड़ते हैं तो आपका 100 ये आपका 100 था, 100 200 250.3 है, 250.3 है। तो आप इसको सीधा 250 मान के चलो। और यहाँ आपका CI 1201.60 है, उसको 1200 ही मान के चलो। तो CI का तुलना CI से और प्रिंसिपल निकालना है तो 1000 से गुना कर दीजिए। यहाँ से यहाँ खत्म, 25 चौका 100 बढ़ चौका 4800, 2 जीरो लगा दी। चलिए तो इस सवाल समाप्त हुआ। 8 नंबर देखिए, आठ नंबर क्या लिखा हुआ है, कि 200 रुपया को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है
200 को x से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 8 बचता है। अब कहता है x के ऐसा कितना मान होगा, x का ऐसा कै गो मान होगा, x क्या होगा ने पूछा है, x के ऐसे कौन से मान होंगे। तो देखिए, अगर आप किसी भी संख्या को भागा देते हैं, जैसे 5 में 8 से भागा दिए तो 8 चौका 32, रिमाइंडर कितना आया 3। रिमाइंडर जो आता है जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए, और जिससे भाग देते हैं वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है। जैसे देखिए 120 में अगर हम 13 से भागा देते हैं तो 13 नंबर 17 से शेष क्या बचा 3। तो जो भाग देते हैं उस शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। तो आपसे ये बोल रहा है कि x का ऐसा कौन कौन वैल्यू है, x का ऐसा कौन कौन वैल्यू है जिससे भाग देने पर रिमाइंडर 8 बच जाता हो, ऐसा कौन कौन मान है। तो अगर हम ये बोले कि जैसे देखिए 51 में 10 से भागा देने पर रिमाइंडर 1 बचता है, तो अगर हम ये रिमाइंडर हटा दें यानी 50 कर दें तो भागा देने पर पूरा पूरी कट जाना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम ये जो रिमाइंडर बच गया है अगर हम 200 में से घटा देंगे 8, तो ये जो 192 आया है वो x से पूरा पूरी कट जाएगा। क्योंकि अभी हम आपको बोले 42 में 10 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 2, लेकिन अगर हम इसमें से 2 घटा देंगे तो जो शेष बचा है उसमें भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम 200 में रिमाइंडर को घटा देंगे तो जो बचा है 192 वो x से कट जाएगा। तो आप ये ढूंढिए कि x जो 192 को काटने वाला है वो कौन कौन है, यानी नंबर ऑफ डिवाइजर फॉर 192, यानी 192 को काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसको हम नंबर सिस्टम को आपको क्लासरूम में पढ़ाए हैं कि 192 को काटने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए। तो प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 2 पे पावर 6 और इंटू, क्योंकि हो जाए 64 और 64 तिया 192 3 पे पावर 1। आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 2 पे पावर 6 आ जाएगा और 3 पे पावर 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाता है पावर में 1 जोड़कर गुना करना, पावर में 1 जोड़कर गुना करना। तो 7 दूना 14 ऐसी संख्या है जो 192 को पूरा पूरी काट देगा। 14 संख्या है जो 192 को पूरा पूरी काट देगा, लेकिन हमको वो संख्या ढूंढना है जो 8 से बड़ा हो, क्योंकि 8 तक तो रिमाइंडर ही है, तो हमको रिमाइंडर से सब बड़ा होना चाहिए। तो 14 संख्या जो है 192 को काटेगा, उसमें 1 भी शामिल है, 2 भी 192 को काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 192 को नहीं काटेगा, ये यानी ये डिवाइजर नहीं है। 6 देखिए 6 तिया 18, 6 भी काट रहा है। 7 दूना 14, 7 दूना 14 नहीं काट रहा है, और उसके बाद 8 भी काट रहा है। देखिए 8 दूना 16, 8 चौ 32, यानी ये सब संख्या इसको काट रहा है और आगे भी काटने वाला है, लेकिन ये सब वो संख्या है जो रिमाइंडर से छोटा, रिमाइंडर तक है या रिमाइंडर से छोटा है। तो हमको वो संख्या ढूंढना है जो 8 से बड़ा हो, क्योंकि इसमें हमको रिमाइंडर 8 बचाना है, और रिमाइंडर हमेशा जिससे भागफल देते हैं उससे छोटा होता है। यहाँ देखिए भाग दिए हैं वही बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 8 नहीं होगा, तो 14 में से 6 गो डिवाइजर घटा देंगे, बाकी का 8 डिवाइजर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, ए और बी एक ही समय पर
एक ही समय पर क्रमशः x और y स्थान की ओर चलते हैं, x और y स्थान की ओर चलते हैं, a की चाल b की चाल से 20% अधिक है। यानी अगर b का चाल 100 है तो a का चाल 120 है। कहता है रास्ते में मिलने के बाद, मान लिया जाए यहाँ पर a और b मिला, तो मिलने के बाद a जो है y पर पहुँचने में 2.5 घंटा लिया और b जो है x पर पहुँचने में x घंटा लिया, तो x का मान क्या होगा? ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि ऐसे प्रश्नों में a का चाल बटा b का चाल बराबर अंडर रूट b द्वारा लिया गया समय, b द्वारा लिया गया समय बटा a द्वारा लिया गया समय। तो देखिए a का चाल 120, b का चाल 100 बराबर अंडर रूट b द्वारा लिए गए समय मिलने के बाद, ये मिलने के बाद है, मिलने के बाद b x पर x घंटा में पहुंचा है और a जो है y पर 5/2 घंटा में पहुंचा है। तो ये कट जाएगा 6/5, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा 36/25 और ये हो जाएगा x/5 अब बटा 4 ऊपर चल जाएगा, ये बटा 4 ऊपर चल जाएगा, सॉरी 5/2 ही रहेगा क्योंकि वर्ग करेंगे तो केवल रूट ही हटेगा ना। तो 5×5 = 18 दूना 36, x बराबर 18/5 यानी 3.3/5 घंटा। देखिए आपके ऑप्शन पे होगा 3.3/5 घंटा, ऑप्शन सी। उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल बेहद आसान है आपके सामने। देखिए लिखा है किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और CD बराबर 6 सेंटीमीटर तो AD की लंबाई ज्ञात करें। ज्योमेट्री का काफ़ी आसान हिसाब, एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया, A, B, C और D। लिख रहा है AB बराबर 8, BC बराबर 7, CD बराबर 6 और AD बराबर 8। तो आप जानते हैं कि अगर एक चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त खींचा जाए जो चतुर्भुज के भुजाओं को स्पर्श करे तो आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। तो 7 + x बराबर 8 + 6, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होता है, तो x बराबर 7 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा का सवाल है और आसान सवाल है। लिखा है कि x पे पावर 4 + x² प्लस y पे पावर 4 बराबर 21 और x² लिखा हुआ है x² प्लस y, x² प्लस xy प्लस y² बराबर 7, तो 1/x² प्लस 1/y² बराबर। देखें ये सब सवाल तो एग्जाम में देखते के साथ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम ये 7 लिखा हुआ है 7, तो छोटा d से शुरुआत करते हैं, x का मान 2 और y का मान 1। देखिए तो 2 का स्क्वायर 4, 2 6 और 1 7। यहाँ सेट करिए, 2 पे पावर 4 16, 1 पे पावर 4 1, 16 1 17, 2 का स्क्वायर 4 1, 17 4 21, खत्म हो गया। अब आप इसको रख दीजिए, 1, x का मान 2 का स्क्वायर 4, y का मान 1/1, आंसर हो गया 5/4।
कुछ लोग इसको डिटेल से भी कहेंगे, तो चलिए हम डिटेल से भी बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे ही बनाइएगा तो 25 में 25 मैथ बनेगा। चलिए देखिए, एक फार्मूला होता है कि x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। और इतना बराबर आपको दिया है 21, इतना बराबर क्या दिया है 21, और इतना बराबर आपका दिया हुआ है 7, तो जाहिर सी बात है इतना बराबर 3 मानना पड़ेगा। हो गया, यानी ये इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 3 है, तभी सत्य या 21 होगा। तो ये आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो आप देखिए ये कट जाएगा और हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू 7 है और इसका वैल्यू 3 है, यानी 10, इसका वैल्यू 5 हो गया। अगर पहला में से दूसरा घटाते हैं, देखिए इसमें से अगर ये घटाइएगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2xy। यानी इसमें से इसको घटाना है तो 7 में से 3 घटा दीजिए 4, तो एक्स वाई बराबर हो गया 2। अब आप यहाँ मान पुट कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान तो हम लोग लाए हुए हैं 5, और एक्स वाई का मान 2 है तो स्क्वायर का मान 4, आंसर 5/4। ये भी एक तरीका है, लेकिन जो पहले बताया है उसको ही ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 7, 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा और 90 से छोटा, tan थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 8। देखिए इसमें अगर हम डिग्री रखने के लिए सोचते हैं तो 7 कभी आएगा नहीं, क्योंकि 0 का मान तो 1 होता है, यहाँ नहीं हो पाएगा। 30 रखिएगा तो साइन 30 का मान 1/2, 2 गुना 1, 0 तो रखना ही नहीं है, 0 से बड़ा ही रखना है, 30 से शुरुआत करेंगे। 30 का मान 1/2 और प्लस 15 कॉस स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा आपका √3/2, तो हो जाएगा आपका 3/4। तो आप खुद ही देख लीजिए, एलसीएम यहाँ आपका 4 हो जाएगा, 15 या 45 से 4 नहीं हो पाएगा। 45 में इसका मान 1/√2 होगा, कट के कभी 7 आएगा नहीं। 60 में इसका मान आपका √3/2 होगा, फिर नहीं हो पाएगा, और 90 तो लेना ही नहीं है। तो इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं थीटा, और ये 3, 4, 5, इससे हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर 4, 3, 5 करके देखेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो 2 × 3/5, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा लंब, यानी 16/25, तो 5 × 15, अब 5 × 25, यहाँ 5 हो गया। यहाँ देखिए 6 और 48, 48 और 6 आपका 54 हो गया, नहीं हो पाया। तो एक काम करिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब देखिए होता है कि नहीं। 2 × साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, यानी 4/5, और कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, यानी 9/25। 5 × 15, 5 × 25, ये देखिए एलसीएम 5, 27 और 8 35, 35/5 आपका 7। तो 7 आपका लेफ्ट साइड में आया,
तो राइट साइड में भी 7 आया। यानी इस ट्रायंगल का आप यूज करके जवाब यहाँ दे सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 4/3 और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 3/5 और sec थीटा cos का उल्टा 5/3। एलसीएम 15 हो गया, 3 पचे 15, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 5 पचे 25। यहाँ हो जाएगा आपका 20 25 45, 45 और 9 54/15, ये 5 तिया 15, 18 तिया 54 और फिर से आपका 3.3/5 आंसर आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका और भी तरीका हो सकता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, जैसे हम उसको भी कहते हैं तो हम कर देते हैं। देखिए ये तो एक तरीका हुआ ही, अगर आप ऐसे नहीं संतुष्ट हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 sin थीटा प्लस 15 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो कि नहीं, बराबर 7। तो हो गया 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7। ये उधर चल जाएगा तो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और ये उधर जाएगा तो -8 बराबर 0। तो देखिए यहाँ इसको अगर 15 ठी 20 से यानी हो जाएगा 12 और 10 यानी -12 10। आप देखिए जो निगेटिव होता है वो उसका आंसर पॉजिटिव होता है और जो पॉजिटिव होता है उसका निगेटिव, और अंत में a से भाग देते हैं 15 यानी कोफिशिएंट से। तो यहाँ ये आपका साइन थीटा का वैल्यू आया, जिसको ऐसे ही काट देंगे इसको, क्योंकि 0 से 90 में साइन का मान निगेटिव नहीं होता। अब देखिए ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया 4/5, साइन थीटा का मान आ गया 4/5, जिसमें ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो बेस हो जाएगा 3 और वैल्यू पुट कर दिए tan थीटा बराबर 3/4, cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा 4, सॉरी साइन थीटा बराबर आपका ये 5 तिया 15 4 तिया 12, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/, साइन थीटा बराबर 4/3, cos थीटा बराबर 3/5 और ये तो उसका उल्टा हो जाएगा 5/3। अभी इसको तुरंत सॉल्व किए हैं, इसका वही आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, ये भी एक तरीका था बनाने का। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको सवाल को सुधारना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा पहली 4 संख्या का औसत, मान लिया जाए 4 संख्या ABCD है और 5वीं संख्या ये है। कह रहा है 4 संख्याओं का जो औसत है 5वीं संख्याओं का 3 गुना है, ये 1 तो ये 3, ये औसत है। और यहाँ लिख रहा है कि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.5 है, उसको 8 कर लीजिए। ये सुधारना पड़ेगा, 85.5 को आप सुधार के 85.8 कर दीजिए। ये औसत दिया है, तो आप बताइए अगर हमको निकालना है 5वीं संख्या और ये दिया है औसत, तो इसको हम बदल देते हैं योग में। तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा औसत गुना संख्या, ये योग हो गया। तो योग का तुलना योग से करेंगे तो इसका तुलना 4 से नहीं करेंगे, क्योंकि ये 4 संख्या का औसत दिया है। तो इसका योग बनाने के लिए, इन चारों का योग बनाने के लिए औसत में गुना कर दें, तो ये चारों का योग हो गया और ये 5वां का योग हो गया। तो 4 तिया 12 1 13, 5 का योग हो गया और 5वीं संख्या निकालने के लिए 1 से गुना। तो यहाँ देखिए 13 6 78 और 13 6 78, आपका आंसर हो गया 33, आंसर हो गया 33। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल लिखा है, कॉसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 माइनस थीटा
माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। देखिए ऐसे सवाल में कभी भी रहे कॉसेक माइनस सेक, टैन माइनस कॉट या साइन माइनस कॉस, या उल्टा में भी रहे सेक माइनस कॉसेक, कॉट माइनस टैन, ये ऐसे भी रहे सेक माइनस कॉसेक, कॉट माइनस टैन या कॉस माइनस साइन। अगर ऐसे सवालों में एंगल जोड़कर 90 होता है, एंगल जोड़कर 90 डिग्री हो तो वैल्यू जीरो होगा, वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ देखिए कॉसेक माइनस सेक है, थीटा थीटा कट जाएगा 50 या 5 90, इसका वैल्यू जीरो हो गया। आगे देखिए यहाँ इसको ये कॉट माइनस टैन है, तो टैन माइनस कॉट रहे या कॉट माइनस टैन रहे, एंगल जोड़ के देखिए थीटा थीटा कट जाएगा 85 35 90, इसका वैल्यू भी जीरो होगा और आंसर क्या होगा जीरो। इस बात को ख्याल रखेंगे, आपको सवाल देखते के साथ सेकंड काफ़ी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं नहीं कुछ दूसरा तरीका बताओ, तो दूसरा तरीका भी आपके सामने देखिए ये है। ऐसा करो कि आप थीटा का मान 0 डिग्री रख दो, थीटा का मान क्या रख दो 0 डिग्री। अब बताओ ये क्या हो गया, आप कहेंगे सर कॉसेक 85 हो गया, ये माइनस सेक 5 हो गया, ये माइनस टैन 55 हो गया, प्लस कॉट 35 हो गया। इतना तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए कॉसेक 85 माइनस सेक 90 माइनस 85, इसको लिख सकते हो माइनस टैन 55, और इसको लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 55। आगे देखिए यहाँ, तो ये तो आपका कॉसेक 85 हो गया, सेक 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक 85 हो गया, माइनस टैन 55, कॉट 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं टैन थीटा होता है, और ये देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया 0। लेकिन इतना आपको एग्जाम में नहीं करना चाहिए। आपको मैंने पहले बोला कॉसेक माइनस सेक, एंगल जोड़ने पर 90 वैल्यू 0, कॉट माइनस टैन, एंगल जोड़ने पर 90 वैल्यू 0, और आंसर फटाक से 0। क्लियर है? देखिए यहाँ देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो थीटा से थीटा कैंसिल, 35 और 55 90 हुआ कि नहीं, बस 0 हो जाएगा। कॉसेक माइनस सेक है, अगर कॉसेक माइनस सेक है तो अब इससे आपको टेंशन नहीं, आप एंगल खाली जोड़ो, तो थीटा प्लस थीटा माइनस खत्म, 50 या 5 90, इसका वैल्यू 0। क्लियर है? अब चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 से लेकर 18 तक ग्राफ है। ग्राफ हम लास्ट में बताएंगे, पहले हम 19 से 25 तक आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है x 12.8 64.8 का मध्य अनुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है, तो 2x अनुपात y का वैल्यू बता है। तो पहले तो मध्य अनुपाती निकालिए। तो मध्य अनुपाती होता है आपका अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी 12.8 इंटू 64.8। तो देखिए ये आप कह सकते हैं बट्टा 10/10, ये हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं 324 गुना 2, इसको कर सकते हैं 64 गुना 2। अब बाहर निकालिएगा तो x बराबर 64 का वर्गमूल 8, 324 का 18 और 2 गुना 2 4 का 2
और 100 का 10। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बटा ए। तो तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बटा ए। तो 57.6 इंटू 57.6 अब बटा 38.4। तो इसको काटते हैं, देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब इसको हम लोग 12 से काटते हैं। 12 तिया 36 और 12 दूना 24। यहाँ काटते हैं 8 चौके 48 और 48 और फिर 12 96। 16 दूना 32 16 48। अब 2 से इसको काट देते हैं तो 2 दूना 4 2 अठी 16 2 अठी 16। देखिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। चले कोई मिस्टेक नहीं। अब निकालना है मुझे 2x अनुपात y। तो 2x हो जाएगा आपका 18 गुना 18 गुना 2 और बटा 10। ये तो x है और 2x के लिए 2 से गुना और y के लिए 28.8 अगुना 3 और इसको अगर हम हटा दे तो ये हो जाएगा बटा 10। यहाँ से यहाँ खत्म। यहाँ देखिए 2 से अगर काटेंगे तो 144 और ये हो जाएगा 18:44 से रेशियो हो गया 2 अनुपात 3। तो कैलकुलेशन खुद ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 देखिए। बीस है, एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में है। देखिए एक रेस ट्रैक जो है एक रिंग के आकार में है जिसका आंतरिक और बाह्य परिधि, इसका अंदर एक परिधि है और बाहर एक परिधि है। अंदर वाला परिधि का परिमाप 440 है और बाहर वाले परिधि का परिमाप 506 है। तो आप सबसे पहले देखिए किसी भी वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, अंदर वाला r और बाहर वाला 2 पाई r। तो ये जो परिधि का रेशियो है वही त्रिज्या का भी रेशियो होता है। तो परिधि का रेशियो और त्रिज्या का रेशियो सेम होता है। तो आपका परिधि का रेशियो अगर 440.506 है, मतलब 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 11 छक 66, 20 अनुपात 23 है। तो त्रिज्या का रेशियो भी 20 अनुपात 23 है। और आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल आता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो आप अगर पाई पाई काट देंगे यानी त्रिज्या का वर्ग ही क्षेत्रफल का रेशियो कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल 400, इसका क्षेत्रफल 529, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 529 और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 400। तो अगर हम पूरा वृत्त में से अंदर का घटा दें तो ये वलय का क्षेत्रफल बच जाएगा और आपका वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा 129। 400 माइनस 529 129। तो ये वलय का क्षेत्रफल हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि सवाल पे लिखा है कि 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ट्रैक को समतल करने में कितना व्यय होगा। यानी 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर से ट्रैक को समतल करना है, यानी 1 वर्ग मीटर में 6 रुपया। तो इसको समतल करना है वलय को। तो वलय का क्षेत्रफल का रेशियो 129 है। आप ऐसा करिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए अंदर वाले वृत्त का परिधि है 2 पाई r बराबर 440, यानी r बराबर 70।
इसलिए आप कह सकते हैं कि अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 70 गुना 70। अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का तुलना अंदर वाले वृत्त से। वलय का क्षेत्रफल निकालना है 129। ये वलय का क्षेत्रफल हो गया और उसमें 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर से आपको लगेगा समतल, तो ये वलय का क्षेत्रफल हो गया। देखिए अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या निकाल लिए और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का तुलना अंदर वाले से, वलय के क्षेत्रफल के लिए 129 से गुना, ये वलय का क्षेत्रफल आ गया। और एक वर्ग मीटर का खर्चा है 6 रुपया, तो इतना गुना 6 कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 2 दूना 4, ये 11 दूना 22, ये 2 तिया 6, ये हो गया 11 गुना 7 तिया 21 अगुना 129। गुना करिए आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए मात्र एक ऑप्शन है जिसका यूनिट पहले 9 है, ऑप्शन सी। पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 9 गुना 1 गुना 9, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट पहले 9 है और वो ऑप्शन है 29,799। मात्र एक ही ऑप्शन है। देख लीजिए अपने क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन निकाल के रखा करिए मोबाइल पे, अपना PDF निकाल के रखा करिए, देख लीजिए क्वेश्चन अगर बना रहे होंगे तो, या बाद में देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसका चारों शीर्ष उसके वृत्त के परिधि पर हो। ये चक्रीय चतुर्भुज का शीर्ष पर परिधि है। इस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है PQRS, जिसमें लिखा है PQX है, QR 16.8 है और RS आपका 14 है और PS 25.2 है। अच्छा सवाल है लेकिन काफ़ी आसान है। PR QS को समद्विभाजित करता है, PR QS को समद्विभाजित करता है। PR जो है इसको समद्विभाजित किया है, इसको। तो आपसे पूछ रहा है X का मान ज्ञात करें। देखिए एक थ्योरम है जो हम ज्योमेट्री आपको पढ़ाएंगे तो इस थ्योरम को बताएंगे। अभी आप ऐसा जान लीजिए, जिसको समद्विभाजित किया है उसके दोनों साइड के भुजा का गुणनफल आपस में बराबर होता है। इसको समद्विभाजित किया है तो इन दोनों के साइड x गुना 16.8 इक्वल टू इसका 25.2 इंटू 14। देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 12 दूना 24, 12 एकम 12, आंसर 21। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसका ऑप्शन बी हो गया। अगले क्वेश्चन को देखिए 22 नंबर। लिखा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC यानी समद्विबाहु त्रिभुज है और AL जो है BC पर लंब है और त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF में DE बराबर EF और DM EF पर लंब है। ऐसा है कर है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वो 9:25 है। तो आपसे पूछा है DM प्लस AL बटा DM माइनस AL का मान क्या है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है और ये लंब है, तो सबसे पहली बात तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया और समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का रेशियो ये है, तो शीर्ष लंब का रेशियो आपका इसका अंडर रूट होगा। 9 और
25 का अंडर रूट होगा, यानी 3:5। ये जो आपका रेशियो आया वो डीएल एल का आया और डीएम का रेशियो आ गया। समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अंडर रूट होता है आपका सिस्लम का रेशियो, भुजा का रेशियो, परिमाप का रेशियो, सभी चीज का रेशियो क्षेत्रफल के अंडर रूट के बराबर होता है। तो 9/25 का अंडर रूट 3/5 हो जाएगा। तो ये आपका डीएम प्लस एल आपका 5 + 3 और 5 - 3 यानी 8/2 आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, 3/5। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान। देखिए, आसान सवाल है, आप इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, चाहे सी एंड डी रूल कर लीजिए, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, क्रॉस अगर गुना करते हैं तो 5 सेक और ये 3 सेक घट गया तो 2 सेक। यहाँ देखिए -5 tan और 3 tan जाके जुट जाएगा 8 tan थीटा, एक कट जाएगा और ये हो जाएगा सेक का मतलब 1/cos और tan का मतलब हो गया sin/cos। इधर आ जाएगा tan, इधर आ जाएगा /4। ये cos से cos खत्म, sin थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cosec थीटा बराबर 4/1, जिसमें ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस आपका √15 हो जाएगा। और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉसेक का मतलब हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा का मतलब 4, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी √15। ये 4 - √15। कंजुगेट गुना करने की जब आवश्यकता हो तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, 4 + √15 और बट्टा में इसका अंतर 1। तो ये देखिए a + b का होल स्क्वायर हो गया, a² 16, b² 15, 16 15 31 प्लस 2ab 8 √15। देख लीजिए आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा 31 + 8 √15, ऑप्शन 4। आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए, चौबीस नंबर देखिए, x² + 3x + 1 = 0, x पे पावर 6 + 1/x पे पावर 6 का मान पूछे। देखिए, x² + 1 बराबर -3x, तो x अगर कॉमन लेते हैं तो x + 1/x बराबर -3x, ये से ये कट जाएगा। अगर हम x² + 1/x² निकालते हैं तो स्क्वायर करके 2 घटाना होता है, तो 9 - 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7। अब x6 + 1/x6 निकालते हैं तो x² का क्यू करने पर x6 हो जाएगा, तो इसका क्यू कर लीजिए। तो 7 का क्यू 343 और -3 27 मतलब 322। ऑप्शन देखिए, सी है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ये तो आसान सा सवाल था जिसको आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए,
कह रहे एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 40% ज़्यादा है, यानी अगर इस 100 है तो 140 है। और इसका सेलिंग प्राइस जो है वो कहता है 2 छूट पर बेच दिया है, यानी 140 का 20% छूट यानी 80% और 25% छूट यानी 75%। तो परसेंट हटाने के लिए डबल जीरो हटा दीजिए, परसेंट और हटाने के लिए एक 25 और एक 4 हटा दीजिए, तो 14 छक 84 हो गया। कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस 140, सेलिंग प्राइस 84। तो कह रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए यदि उसे 140 रुपया की हानि हुई। तो सिंपल सा हिसाब हो गया, 140 रुपया का लॉस, यहाँ आपका 16 का लॉस, और आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस 100 से गुना, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यहाँ देखिए 4 तिया 12, 4 पचे 20, 35 गुना 25 करना आ गया। आपको बेसिक में बताए हैं कि जब भी गुना करने में अंतिम अंक 5 और 10 का अंतर हो तो 75 ऑलवेज, बड़ा अंक में एक जोड़ के छोटा से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 875। तो हो गया अपना सवाल खत्म, लेकिन बच गया है ग्राफ। चलते हैं ग्राफ की ओर। देखिए आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कॉपी कलम निकाल के रखेंगे तो ज़्यादा। देखिए ग्राफ का 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम सिंपल सा ग्राफ है। कंपनी ए और बी का 2015 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या, यानी ए और बी का 2015 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या। तो ए का 2015 में आपका देखिए 132 था और 2018 में ए 148 था, और बी जो है 2015 में, 2018 में और 15 में, 2015 में बी 118 था और 2018 में 112 था। यानी अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 दूनी 10, 8 10, 11 11 22, 23, यहाँ 8 दूनी 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2। तो ये हो गया आपका, शायद गलत लिखते हैं, देखिए 2015 और 2018 में ए और बी का हमको काउंट करना है। तो 2015 में ए है 132 और 18 में 148, और बी है 2015 में 118 और 2018 में है 112। जोड़ते हैं तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2। यहाँ जोड़ते हैं तो 8 2 10, 11 11 22, 21, 0 8 3 11, 4 1 5, 510 आ रहा है। देखिए, और इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि सी और डी का उसी प्रकार, सी और डी का 2014 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या। तो सी का 2014 में देखिए 85 है और 2018 में सी 105 है, और डी जो है 2014 में 105 है और 2018 में 125 है। यानी अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 5 10, 190 इधर हो गया, 230 इधर हो गया। तो 230 और 190 अगर जोड़ते हैं, 0 9 3 12 और 3 1 4, तो
तो 510 इधर का रेशियो हो गया, 420 इधर का हो गया, कट जाएगा, 70 कामन, 14 42, यानी आपका आंसर हो जाएगा 17:14 ऑप्शन सी। चलिए अगला ग्राफ पढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर ग्राफ देखिए क्या लिखा है। 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या। तो देखिए 2014 से 2017 तक ए का कुल 120, 132, 128 और 140, और 2019 में सभी चारों कंपनी, 2019 में ए बी सी डी सब कंपनी, तो ए है 150, बी है आपका 118, सी है 110, डी है 122। तो ये आपका जोड़ने पर 100, 200, 300, 400, 500 हो गया, और ये जोड़ने पर 100, 200, 300, 400, 40, 70, 20, 90 और 110, 20, 520। तो ये सवाल में लिख रहा है कि बताइए चारों कंपनी के इंजीनियर की कुल संख्या से कितना परसेंट अधिक है, यानी ये जो है इससे कितना परसेंट अधिक है। तो आप देखिए इससे 20 ज़्यादा है, 500 पर 20 ज़्यादा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, आपका आंसर हो गया 4%। चलिए इसका ऑप्शन पहला हो गया। आगे देखिए 17 नंबर। 17 नंबर सवाल में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके द्वारा कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या का औसत कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की औसत संख्या से कम है। तो गलत कहाँ है वो सुनिए। सही ये होगा कि ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती की गए इंजीनियरों की संख्या, केवल संख्या का औसत नहीं, कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की औसत संख्या से कम है। यानी बी का 6वां वर्ष का औसत निकाल लीजिए, बी का औसत निकाल लीजिए 6 वर्ष का। बी का औसत सही लिखा है लेकिन डी में औसत नहीं होगा, तो बी का औसत देखिए क्या होगा, 90, 118, 98, 106, 112, 118, जोड़ते हैं 100, 200, 300, 400 और 500, 642 हो जाएगा, 642 हो जाएगा, ठीक है 142 हो जाएगा। तो 642 का 6 साल, तो 6 से भागा दीजिए, 107 औसत आ गया बी का। तो ये कह रहा है क्वेश्चन ये होना चाहिए ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती की गई इंजीनियरों की संख्या कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की औसत संख्या से कम है। तो डी का देखिए 105 है 2014 में, 97 है, 100 है, 116 है, 125 है, 122 है। तो 107 से आपका निकालना है कि अधिक वाला देखना है, आपको देखना है कि ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती की गए इंजीनियरों की संख्या कंपनी बी द्वारा इन 6 वर्षों में किए जाने वाले इंजीनियरों की औसत संख्या से कम है। तो 107 से कम वाला कौन कौन है, 105 है, 97 है, 100 है, यानी आंसर होगा 3। तो एक बार हम सही सवाल पढ़ देते हैं, आप सुधार लीजिएगा। सवाल सही ये होगा कि ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या खाली होगा,
औसत में होगा। आगे कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की औसत संख्या से कम है। तो बी का औसत 6 साल का 107 आया। डी के कौन कौन साल 107 से कम है, तो ये तीनों साल। आगे चलते हैं। आखिरी सवाल लिखा है 2014 और 2017 में कंपनी बी द्वारा भर्ती की गई इंजीनियरों की कुल संख्या। देखिए 2014 और 2017 में बी द्वारा इंजीनियरों की कुल संख्या, तो 2014 और 2017 में 2014 में बी था आपका 90 और 2017 में बी था 106 यानी 196। और 2015 से 2019 तक 2015 से 2019 तक सब सी का देखना है। तो 2015 में 85, 2015 में सी आपका 93 है और 16 में 94, 98, 105, 110। तो यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 और 8, 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 4 3 7, 8 7 15, 5 20, 0 हाथ में 2, 2 1 3, 3 3, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 9 आपका 30, बाकी बच गया 3, 3 1 4, 1 5 यानी ये 500। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि सी द्वारा भर्ती किए गए 2015 से 19 तक की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो ये 500 है, यहाँ 196 है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, इसको 5 से भागा दे दीजिए, 39.2%। उम्मीद है आपको सारा सवाल क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। कल आपका प्रैक्टिस सेट 3 डाल दिया जाएगा अपने टाइम पर 5 बजे PDF, और उसको कल बना लेंगे और परसों 10 बजे रात में उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, या हम PDF के नीचे लिख देंगे कि हम कितने बजे सॉल्व करेंगे। दूसरी बात है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग का भी सेट लगा दीजिए। तो अगर आप रीजनिंग का भी चाहते हैं तो आप कमेंट पर लिख दीजिए, फिर हम डेली एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ कर दूंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो लिख दीजिए यस सर। अगर आप चाहते हैं कि पर डे सेट हो तो मैं पर डे के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन आप इसमें कमेंट करिए कि सर पर डे हमको सेट चाहिए, तो हम पर डे करवा देंगे, एक दिन मैथ का, एक दिन रीजनिंग का। और बाकी चीज़ों में तो मैं नहीं बोलता, लेकिन इस सेट प्रैक्टिस में आप जैसी सेट ख़त्म हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि इससे मुझे अंदर से बहुत एनर्जी मिलता है ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर पाऊँ। बाकी कुछ लोग डिसलाइक कर रहे हैं, उनको भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसे तत्व भी होते हैं जो परेशान, उनको कुछ भी अच्छा लिखा जाए तो उनको डिसलाइक करने की आदत हो जाती है, क्योंकि डिसलाइक तो आप भगवान राम के रामायण में भी मिल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, उनको भी मोस्ट वेलकम। तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में।